उसको तो इसको माफ़ी मांग के टाल देना चाहिए था बात को। इतना समय लगा रहा है वो आदमी माफ़ी मांगने में। बिहार की पुलिस सुओ मोटो एक्शन लेके सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले तो ये तो कमाल हो जाएगा, देश में एग्जाम्पल बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत है ऐसे बयान देने की। नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दे सकते हैं? अरे वो देगा तो उसकी वोट कट जाएगी जो मूर्ख बना रहा देश को। यूपी में क्या हुआ, बाबा को सलामी एक कथावाचक को पुलिस की का सैल्यूट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देश पुलिस स्टेट नहीं है। अगर रिलीजन सरकार चलाएंगे, रिलीजन की सत्ता चलेगी। रिलीजनों की सत्ता को तो जूते मारे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। इस वक्त जिस तरीके से बिहार के मुखिया, बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त हिजाब को छूना और हिजाब को उनका उठाना एक तरीके से कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया है और तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्ष जहां पर नीतीश कुमार के इस कदम को जो है आलोचना कर रहा है, वहीं पर सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र की सरकार के कुछ मंत्री और तमाम समर्थक उस हिजाब के को उठाने को लेकर के उनकी जो है उनके पक्ष में खुल करके सामने आ रहे हैं और तमाम तरीके से नीतीश कुमार को अब धमकियां भी आने लग गई। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार का हिजाब उठाना नियुक्ति पत्र देते टाइम एक डॉक्टर के महिला की कितना सही है और इसको लेकर के जो आलोचना हो रही है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं? देखो, आलोचना तो सही हो रही है और इसमें पोजीशन अपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। ये नैतिकता का प्रश्न है और एक गरिमा का प्रश्न है, किसी महिला का, किसी बहन बेटी का। इसमें तो देश को बंटना ही नहीं चाहिए। अगर हम संस्कृति के ठेकेदार हैं या जो लोग बात करते हैं सभ्यता संस्कृति की, भारतीय मूल्यों की, कौन है वो लोग जिसकी वजह से जिनके साथ है नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार को अब थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था एक बुजुर्ग है और मानसिक रोगी है, कोई बात नहीं, अगर गलती भी होगी तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी तक लगता है माफ़ी नहीं मांगी ना। माफ़ी मांगी क्या? इससे साबित होता है वो मानसिक रोगी से भी ज़्यादा मानसिक विकृत मानव है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ छुपे हुए शरारती तत्व भी हैं। इससे पता चलता है उसका चरित्र घटिया है। क्योंकि अगर सही चरित्र का आदमी होता तो इतना समय लगता क्या? जो आदमी कितनी बार का मुख्यमंत्री रहा, उससे उम्मीद क्या करते हैं हम सब लोग, समाज क्या उम्मीद करता देश कि उसको तो इसको माफ़ी मांग के टाल देना चाहिए था बात को। इतना समय लगा रहा है वो आदमी माफ़ी मांगने में, या कौन ताकते हैं उसको माफ़ी? अगर वो मांगना भी चाहता है नहीं मांग पा रहा, किसका दबाव है या खुद वो इतना शरारती है? इससे साबित होता है कि हमें पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा इन सारे नेताओं का। लेकिन एक इतने ये उसमें भेड़ की खाल ओढ़े हुए जो दरिंदे हैं पॉलिटिक्स में हैं जो लोग, इन बातों से पता चलता है कि वो इस तरह की गलत हरकत करके भी उनको माफ़ी मांगने में शर्म आती है। किसी की अगर बहन बेटी का, औरत का, वैसे भी ये मान लो कोई धूप में भी चेहरा ढके हुए हैं, काफ़ी शिक्षित लड़कियां यूनिवर्सिटी की मैं देखता हूँ, जेएनयू में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, गर्मियों में या पोल्यूशन से चेहरा ढक लेती हैं लड़कियाँ बहुत बार। इवन ज़्यादा गर्मी, लू चल रही है, मोटरसाइकिल पर चल रहे तो आदमी भी ढक लेते हैं चेहरा। अगर लड़की इस तरह चेहरा ढक रही है, कोई पुरुष आके, चाहे उसके साथी भी हो, और ज़बरदस्ती बिना उसका चेहरा नीचे ऐसे स्कार्फ या कोई दुपट्टा नीचे करता है, तो महिला की गरिमा पे प्रश्न है, डिग्निटी पे हमला है। इसमें तो ये अपराध है। लेकिन सर और अपराध है। और यहाँ तो बड़ी बात यह है कि जो समाज, वो लड़की भी बता रहे हैं कि नौकरी ज्वाइन नहीं करी। पहली बात तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है और उसको मनाएं और उसको नौकरी ज्वाइन कराएं इज्जत के साथ। और ये चीज़ हेडलाइन बनी चाहिए देश के न्यूज़पेपर में। ये समय की मांग है, यही डेमोक्रेसी में चलता है, वेलफेयर स्टेट की यही मांग है। लोग कह रहे हैं सर कि उनके जो बीजेपी के नेता हैं और तमाम लोग जो बचाव में उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि अभिभावक तुल्य हैं नीतीश कुमार जी और इस तरीके से पेरेंटल एक तरीके से वो केयर करने की बात। इस देश में कितने मुस्टंडे सो कॉल्ड बाबा हैं, कितने कथावाचक हैं, कितने सन्यासी संत हैं। और मैं तो इसमें ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं, सभी की कह रहा हूँ कि कितने ऐसे मौलवी होंगे, फादर होंगे या और लोग होंगे, कितने लोग हैं, कितने लोग जेलों में हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक ऐसे भी जेल में पड़े जिनके सामने इस भाजपा आरएसएस के लोग भी लंबे लेटते हैं, मुख्यमंत्री होकर, मंत्री होकर भी, प्राइम मिनिस्टर होकर भी। देखा होगा आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी आसाराम के साथ।
और दूसरा एक राम रहीम के साथ भी देखा होगा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, हमारा हरियाणा का शिक्षा मंत्री, वो लंबा लेट गया था, उसको स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिया, चरण भी नहीं छूने दिया, और नीचे स्टेज पे धरती में ही अपना माथा रगड़ रहा था, नाक रगड़ रहा था। क्या है ये? कैसे मंत्री हैं? कैसे ये पॉलिटिकल लीडर हैं? कैसे दिशा देंगे देश को? देश एक सेकुलर कंट्री है, ये देश रिलीजनों का देश नहीं है। रिलीजन लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोगों का पर्सनल वो है मामला, ये वो फॉलो करें, मगर देश रिलीजन संविधान के अंदर दखल नहीं दे सकते। संविधान के तहत रिलीजन को सुरक्षा है, ये राइट है लोगों का, मगर रिलीजन सरकार चलाएंगे, रिलीजन की सत्ता चलेगी। रिलीजनों की सत्ता को तो जूते मारे थे फ्रांस के अंदर। फ्रांस में जो सबसे पहले जब क्रांति हुई, वो झगड़ा क्या था? वो इसी तरह के थे ठेकेदार, जो आज ठेकेदार इस देश के अंदर सोच रहे हैं, और रिलीजन को स्कीमों का नाम, महात्मा गांधी का भी राम बीच में सूड़ना चाह रहे हैं, राम को बीच में ले आना चाह रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और राम का अगर थोड़ा बहुत चरित्र पे किसी का विश्वास भी है, उस कथा कहानी पे, तो उसको बावजूद भी कितना मानसिक गुलाम बनाना चाह रहे देश को। तो इसमें तुरंत मैं तो कह रहा हूँ हिम्मत करनी चाहिए वहाँ के एडवोकेट साथियों को, कि अगर उन परिवार को मना के, जिसको इतना दुख हुआ कि नौकरी भी अटेंड नहीं करी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए थी, और क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी चाहिए CM के खिलाफ, ताकि कोई आदमी ये ना समझे इस देश में CM हो, PM है, चीफ जस्टिस, कुछ भी हो, कोई अपने आप को कानून संविधान से ऊपर ना समझे। तो ये होना चाहिए। माफी को लेकर, और मुझे समझ में नहीं आ रही उसने माफ़ी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि इर्द गिर्द सारे इस तरह के मुस्टंडे लोग होंगे जो इसमें समर्थन करे। इसमें समर्थन की क्या बात है भाई? ये कोई महायुद्ध हो रहा है, दो पक्ष हैं इसमें तो एक पक्ष है देश की बहन बेटी की इज्जत, और दूसरी तरफ उस इज्जत को भंग करने वाला एक आदमी। वो आदमी कौन है? वो CM हो, PM हो, इससे क्या मतलब है? सड़क पे कोई हो, उसको तो तुम झूठा केस बना देते हो किसी को। अगर चाहे तो कोई मंत्री संतरी चाहे, कोई पुलिस अधिकारी चाहे, और जहाँ पे सरेआम मीडिया के सामने किया है, उसको शर्म आ रही है क्या ये माफ़ी मांगने में? माफ़ी मांगने में शर्म आने का मतलब है कि देश में अभी भी तानाशाही राजशाही की मानसिकता है, इन लोगों के अंदर डेमोक्रेसी की मानसिकता भी नहीं है। कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, सुनवाई है 18 जनवरी को, क्या लगता है कोर्ट से भी कुछ कार्रवाई हो सकती है इस पे? अगर वह दमदार जज होगा, संविधान के प्रति समर्पित और लॉ के प्रति समर्पित जज होगा, तो कार्रवाई होगी, होनी ही चाहिए। किस सेक्शन, किस तहत, किसके तहत? इतने सेक्शन की गहराई में तो मत जाओ। ये है डिग्निटी पे हमला, मोडेस्टी ऑफ वुमेन पे हमला है, और उसमें क्राइम है ये। लेकिन सर कहा जा रहा है एक बहस जो छिड़ी हुई है पर्दा को लेकर के, कि पर्दा प्रथा और प्रोफेशनलिज्म में खासकर इस तरीके से डॉक्टर है, तो क्या जरूरी है नकाब लगा करके आना? ये मुद्दा यहाँ बीच में कहाँ आ गया? वो जहाँ पे नौकरी करेगी वहाँ पे कैसे पर्दा करेगी? वो देगी दवाई लोगों को, उसने पढ़ते वक्त कौन सा नकाब लगा के रखा होगा? जो नौकरी के नियम उसको फॉलो करेगी। अगर नौकरी के नियमों को वायलेट करेगी तो नौकरी उसकी चली जाएगी। उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? यहाँ तो एक फंक्शन में वो आई है, उस फंक्शन में अगर आपका कोई रूल वायलेशन हुआ तो बताओ। अगर आपके उस रूल में लिखा हो कि पर्दा या नकाब पहन के या हिजाब पहन के कोई लड़की आएगी तो हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, तो आपको ऐसा मना करके दिखाओ कौन सा कानून है। अगर वो वहाँ पर गई है तो किसी ने उसको चेक किया होगा कौन कौन कैंडिडेट आए हैं, और कैंडिडेट का आई कार्ड भी देखा होगा, उनकी शक्ल भी देखी होगी, तभी उसको ऊपर स्टेज पे जाने दिया होगा। हो सकता है वो लड़की इस तरह नॉर्मली इस तरह की भीड़ में कभी एक्सपोजर ना रहा हो उसका, इतने लोगों के सामने जाने का, और उसको अच्छा भी नहीं लगा हो, तो इसलिए उसने हिजाब पहन लिया हो। इसमें तो सारी की सारी यहाँ पर्दा प्रथा बीच में नहीं आती। पर्दा प्रथा को तो कोई पसंद नहीं करता, और पर्दा प्रथा को नई पीढ़ी पसंद भी नहीं करती। ये तो उस वक़्त का मोमेंट्री एक पर्सनल वो मामला था कि उसने हिजाब पहना हुआ था। उसको अगर ये कहता खुद CM भी, कोई रूल होता तो उसको जाने नहीं देना चाहिए था ऊपर तक। अगर रूल नहीं था तो उसको कंपेल नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अगर CM फिर भी ये चाहता नहीं बेटा ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता, ये हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर अपने कर्मचारियों से अपने घर पे आपके पहुंच जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और मैं ये चाहता हूँ हमारी कोई भी बेटी आई, कोई भी एम्प्लॉई आई देश का, मेरे सामने कम से कम वो पर्दे से बाहर हो, अपना चेहरा सामने दिखाए। हो सकता है वो लड़की खुद ही मान जाती, मगर ऐसे टच नहीं कर सकते आप किसी को। संजय निषाद जी कह रहे हैं किसी लड़की को नहीं टच कर सकते आप, किसी लड़के को भी टच नहीं कर सकते, किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकते आप बिना इजाज़त के।
लेकिन सर तमाम लोग मंत्री और जब नेता तक हाँ नेता ये कह रहे हैं, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि कहीं और छुआ होता तब ये तो हाँ, सिर्फ अब हो मुझे गया था। लगा वो भी स्पष्टीकरण दे रहा है। हम्म, उसने बकवास कर तो दी हम्म, और उसके पीछे लोग पड़े होंगे, उसके समाज के भी लोग पड़े होंगे। हम्म, अच्छा बयान नहीं था। हम्म, संजय निषाद की बहन बेटी अगर है परिवार में, हम्म, उसको अगर लगे उनकी अपनी औरत का, अपनी बहन बेटी का, परिवार की किसी भी उसका कोई आदमी उसका पल्लू दुपट्टा हटाए जब वो नहीं चाहती हो, तो क्या कहोगे आप? उसको पर्दा प्रथा के बहाने से किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ा जा सकता है? उसका पर्दा हटाया जा सकता है? ये नहीं। कानून इसका विरोध करता है, कानून में इसके सज़ा के प्रावधान है। और मैं तो कह रहा हूँ उसमें मुकदमा चल के किसी न किसी इस तरह के नेताओं को सज़ा होनी भी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने हिम्मत भी दिखानी चाहिए। प्रेसिडेंट होने चाहिए देश के अंदर कि कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। इन्हीं बातों से पता चलता है। अब ना FIR है ना माफ़ी है, इससे पता चलता है मुस्टंडागिरी चल रही है। इसका मतलब इन लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है। इससे समझ में आता है कि लॉ सबके लिए समान नहीं है और लॉ अबाइडिंग, लॉ को लागू करने वाली जो एजेंसियां हैं वो इनके नीचे हैं। मैं कहूँ वो उनके नीचे नहीं है, वो कानून के नीचे हैं, कानून के तहत हैं, संविधान के तहत हैं। हर IPS IAS पुलिस वाले सबको संविधान की शपथ लेनी होती है। किसी को मुख्यमंत्री की या मुख्यमंत्री के पद की या प्राइम मिनिस्टर के या चीफ जस्टिस के पद की शपथ लेनी नहीं होती है। हम आप तुम्हारे प्रति वो रहेंगे जैसे राजा के लठैत होते थे। ऐसी पुलिस थोड़ा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री की वेलफेयर स्टेट की पुलिस है। इनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब बहुत अच्छा हो अगर बिहार की पुलिस सुओ मोटो एक्शन लेके CM के खिलाफ FIR दर्ज कर ले, तो ये तो कमाल हो जाएगा, देश में एग्जाम्पल बन जाएगा कि यहाँ की पुलिस इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करती है कानून संसद के में तहत। सर ये मुद्दा नहीं उठा। वहीं जी राम जी बिल जो है पास कर दिया गया बिना चर्चा के। विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, उसका नाम भी महात्मा गांधी से हटा दिया गया। क्या लग रहा है? इससे साबित होता है जिस तरह से इन्होंने इस तरह की मानसिकता के लोगों ने तथागत बुद्ध की मूर्तियां और स्थानों पर कब्जा किया है, उनकी फोटो बदल दी, उसको कहीं देवी बना दिया, कहीं देवता बना दिया, कहीं पे उसको सिंदूर लगा दिया। ये ड्रामा आज से थोड़ा चल रहा है। हजारों हजारों साल से उसी मानसिकता के लोग हावी हैं इस वक्त देश में, सत्ता में, या हम कहें डेमोक्रेटिक व्यवस्था पे अनडेमोक्रेटिक लोगों का कब्जा है। और ये नाम बदल क्या नाम बदलना चाह रहे हैं? नाम अगर बदलना है तो उसको सिद्धांतों का नाम रखो। आदमियों का नाम में अगर झंझट है, भाई मानवीय मूल्यों के आधार पर नाम रखो। कंपैशन, दया, सकीम, इस तरह से जो पूरी मानव जाति पे स्वीकार्य हो। अगर तुम्हें नामों से इस तरह की परेशानी है, और महात्मा गांधी से इनको परेशानी क्यों है? पहले तो अब पूरा देश समझता है कि इस मानसिकता के लोगों ने उनकी हत्या की। इसी मानसिकता के लोग अब उसकी स्कीम भी हजम नहीं हो रही। और ये कितनी ड्रामेबाजी करते हैं। इन्होंने पटेल की मूर्ति लगाई हजारों करोड़ की। हजारों करोड़ की मूर्ति के नीचे ये नहीं लिखा, वो इस देश के इतिहास को बदलने के लिए किया इन्होंने, ताकि अगली जनरेशन को ये पता ही ना चले। उनको ये लगे कि नरेंद्र मोदी ने पटेल की मूर्ति लगवाई थी और इतनी बड़ी मूर्ति लगवाई थी, ताकि वो अध्याय खत्म हो जाए। लोगों ये मानने पे सोचें यार जिसकी मूर्ति लगाई होगी उसने तो कभी RSS पे बैन नहीं लगाया होगा। ये तो झूठी बात है। तो उनको नीचे लिखना चाहिए। नई कोई भी सरकार परिवर्तन हो या समाज को कंपेल करना चाहिए, उस मूर्ति के नीचे लगाना चाहिए, लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है। ये वही पटेल जी हैं जिन्होंने RSS को एक देश के लिए खतरनाक संगठन बताया था और उस पर बैन लगाया था जब वो गृह मंत्री थे। ये बात लिखें तब उस स्टैचू के साथ भी इंसाफ होगा, वरना ये इतिहास बदलने के लिए अपने पास कोई आदमी नहीं दमदार। सारे नकली, चाटुकार, ढोंगवादी मानसिकता के लोग हैं। इतिहास इनका सब उसमें नहीं, देश की आज़ादी में नहीं, बल्कि देश को गुलाम बनाने के लिए था। इस मानसिकता का विचार हमेशा इस देश को गुलाम बनाने का है, चाहे वो मुगलों के साथ मिलके हो, चाहे अंग्रेज़ों के साथ मिलके हो, और चाहे अकेले हो। मुगलों ने भी जब इन पे कर लगाया सभी हिंदुओं पे, इन्होंने खुद कहा इस मानसिकता ने कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो बाहर के लोग हैं। तो यहाँ मेरा मकसद किसी जाति से नहीं, मेरा मकसद वर्णों से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों शब्द अछूत घोषित कर देने चाहिए इस देश में, कानून बना के इन पे रोकथाम लगनी चाहिए, इसका यूज ना कर पाए कोई भी। जब तक ये चलते रहेंगे देश में जातिगत भेदभाव, और कोई बड़ा है, कोई जन्मजात बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अछूत है, इस तरह की कहानी इस देश को कैंसर की तरह जकड़े रहेगी। और ये देश खतरनाक स्थिति में, जैसे बंटवारे होगा कितना छोटा हो गया, और आज भी जो माहौल चल रहा है ये भी बंटवारे की ओर ले जा रहा है इस देश को। इसलिए देश के लोगों को समझना चाहिए, जाति, रिलीजन के बेहूदी दीवारों से बाहर आके मानवता के आधार पे इकट्ठे होना चाहिए।
तभी तो बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, क्या वसुदेव कुटुंबकम, और घर ने जीने नहीं दे रहे, घर के अंदर रोज फूट डालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग नहीं हैं ये मानसिकता। हिजाब वाला मुद्दा जो है पाकिस्तान और तमाम विदेशों में चर्चा हो रही है, इसकी आलोचना हो रही है। देखो, वहीं पर संसद में सत्र चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। हिम्मत है क्या नरेंद्र मोदी की? हिम्मत है ऐसे बयान देने की? नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दे सकते हैं? अरे वो देगा तो उसकी वोट कट जाएगी, जो मूर्ख बना रहा देश को, हिंदुओं का ठेकेदार बन रहा। मैं कहूँगा ना वो हिंदू है ना हिंदुओं का ठेकेदार है। हिंदू कोई रिलीजन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू तो एक जीने का तरीका है, इसलिए कोई ग्रंथ हिंदू ग्रंथ नहीं है। उन ग्रंथों को कुछ और कह सकते हो आप, ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मणों ने लिखे हैं अपने नाम के नाम से साथ जो ब्राह्मण। हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं है। हिंदुओं की जीवन शैली है, जहाँ उनको अच्छी बात लगी कहीं भी किताब से, चाहे वो किसी से लगे, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब से लगे या त्रिपिटक से लगे या कोई गीता से लगे या कोई रामायण से लगे या बाइबल से लगे। आदमी स्वतंत्र है, किताबें इंसानों के लिए हैं, इंसान किताबों के लिए नहीं है। सभी जगह से जहाँ अच्छाई हमें अच्छी लगती है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं और जी सकते हैं। यही हिंदू का मतलब है। हिंदू का मतलब ब्राह्मणिज्म नहीं है, ब्राह्मणी ग्रंथ हिंदू ग्रंथ नहीं है। और नरेंद्र मोदी इस बातों पे नहीं बोल सकता। नरेंद्र मोदी की तो हिम्मत ही नहीं, मीडिया का सामने तो 5% का जवाब नहीं दे सकता। पानी पी के भागा था वो आदमी पत्रकारों के सामने, और देश उसको पता नहीं क्या समझ रहा, क्या कल्याण करेगा भाई आपके देश का। जो आदमी मीडिया का सामना नहीं कर सकता, देश कितना बेवकूफ़ी और नपुंसकता की ओर बढ़ रहा है, मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। और कौन बढ़ा रहा है इसको? अभी एक घटना हुई, मैं देख रहा था, कितनी शर्मनाक घटना है। ये देश पुलिस स्टेट नहीं है, ये देश डेमोक्रेटिक और वेलफेयर स्टेट है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? जहाँ सारी पावर जनता के पास होती है। यूपी में क्या हुआ? एक कथावाचक को पुलिस का सैल्यूट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताइए, मैं कह रहा हूँ उस एसपी को सस्पेंड करके गिरफ्तार करना चाहिए, या उसको किसके कहने पे किया, उसको नाम बताना चाहिए किसके कहने पे मैंने ये किया। ये बदमाशी है इस देश के अंदर, कि जहाँ पर असंवैधानिक कितने मुस्टंडे बाबा इस देश में जेल में हैं, कितने व्यभिचारी दुराचारी इस जेल में हैं, और इस तरह के कथावाचक, कोई एक कथा कहानी करने वाले को आप गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो कथा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? तो ये गैर कानूनी काम हुआ है, पुलिस के कानून का वायलेशन है। जितने उसमें शामिल होते उनको सस्पेंड करना चाहिए इमीडिएटली। और इनको जानबूझ के बंधक बनाया गया। पुलिस के सिपाहियों को आदेश दे के उनको डराया गया, और उनके हो सकता है वो मेजोरिटी ऑफ लोग वो तैयार भी ना हो, उनसे सलामी दिलवाई गई इस देश के अंदर एक कथावाचक को। और जिसकी कथा जरूरी है पूरा देश उसकी कथा सुनता है या उसकी कथा में विश्वास करता है, या वही ज्ञानी आदमी है। और ऐसे ज्ञानी आदमियों को इस देश में गार्ड ऑफ ऑनर, हमारे देश की पुलिस को नपुंसक बनाने की कोशिश है। किसी राजा की पुलिस समझ रहे हैं इसको, भाई ऑर्डर दे दिया इसको गार्ड ऑफ ऑनर दो। मैं कह रहा हूँ वहाँ मुझे एक भी सिपाही नज़र नहीं आया जो ये कहता मैं नहीं दूंगा। वो अगर कहता तो पूरे देश का आत्मसम्मान जागता है ऐसा कहने से, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत है ये। सरकार और दूसरा इसी देश में ये एमएलए एमपी तो प्रोटोकॉल का जुगाड़ करके अपना ठाट बाट कर रहे हैं, और असली रिपब्लिक के अंदर सबसे नीचे जो हैं पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच, पंच, जिला पार्षद और मेयर, नगर पार्षद, इनको आज तक प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। जिनका सीधा संबंध नीचे के कर्मचारियों से है, वहाँ प्रोटोकॉल दे के नहीं, ये एमएलए एमपी सारे प्रोटोकॉल को खा रहे हैं मुस्टंडों की तरह से। इनको अकल हो तो स्टेट को भी, ये देश फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है और ये रिपब्लिक है। यहाँ जनप्रतिनिधि सबसे नीचे हैं, उनको सबसे पहले प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, जो कि इस देश में अभी चालू भी नहीं हुआ। या इस तरह के कथावाचक या ढोंगवादी लोगों को, ढोंगियों को अगर ये वो देंगे, ये देश के साथ अन्याय है, गद्दारी है। इसमें सरकार का रोल है कोई मंशा है इसके पीछे? और क्या मंशा है? मंशा है, ये सारी की सारी मंशा है। ये संविधान का वो करके ये वर्णवादी राज स्थापित करना चाहते हैं। और उसी का उदाहरण है कि एक कथावाचक को, एक इस तरह के सो कॉल्ड रिलीजियस आदमी को वो दिलाया गया पुलिस का प्रोटोकॉल, गार्ड ऑफ ऑनर, परेड में सलामी दिलवाई गई। ये नॉनसेंस है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।